दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हैं। मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम विभव मापी का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने विभव मापी क्या होता है ये पढ़ लिया था, उसका डायग्राम कैसा होता है ये पढ़ लिया था। आज हम बात करने वाले हैं विभव मापी के सिद्धांत की। ठीक है, तो अगली हेडिंग आती है विभव मापी का सिद्धांत। विभव मापी का सिद्धांत, विभव मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो विभव मापी इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि उसके द्वारा ज्ञात किया गया सेल का विद्युत वाहक बल या विभवांतर संतुलन लंबाई के तार के परिता विभवांतर के बराबर होता है अर्थात संतुलित तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सिद्धांत पर कार्य करता है कि जो आप सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर रहे हो या जिस सेल का विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है, वो विभवांतर या विद्युत वाहक बल जो संतुलित लंबाई होगी तार की उसके परिता विभवांतर के बराबर हो जाएगा। यानी आपका जो विद्युत वाहक बल है या विभवांतर है वो संतुलित तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब अपन देखें माना कि विभव मापी की तार की लंबाई कैपिटल एल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए एवं प्रतिरोधकता रो है, जिसमें प्राथमिक परिपथ में E0 विभव की बैटरी ठीक है, परिवर्ती प्रतिरोध RH की सहायता से लगाया जाता है एवं द्वितीयक परिपथ में विद्युत वाहक बल
ई का सेल लगाया जाता है, सेल लगाया जाता है, जिसके लिए संतुलन लंबाई स्मॉल है। ठीक है, तो जो कुछ भी अपन ने लिया वो सब अपन ने मान लिया। मान के चलो ये विभव मापी है, इसका जो तार है ए बी ले लिया। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी हो गई एल। आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो गया कैपिटल ए, और प्रतिरोधकता क्या हो गई रो। इसमें दो परिपथ लेंगे, एक प्राथमिक परिपथ, तो प्राथमिक परिपथ में एक सेल लगा दिया या बैटरी लगा दी, जिसका विद्युत वाहक बल कितना हो गया E0। किसकी सहायता से लगाया, रियोस्टेट यानी परिवर्ती प्रतिरोध की सहायता से लगा दिया, जिसका हो गया RH। ठीक है, अब यहाँ पर एक कुंजी लगा दी और ये प्राथमिक परिपथ पूरा हो गया। द्वितीयक परिपथ में हम क्या करते हैं, आपका यहाँ पर एक सेल लगाते हैं। ठीक है, एक धारा मापी लगाते हैं, उसके लिए जो संतुलन लंबाई है वो कितनी आ गई आपकी L आ गई। ठीक है, अब विभव मापी के तार का प्रतिरोध, ठीक है, क्या हो जाएगा R बराबर रो कैपिटल L अपॉन ए। ठीक है, अपन जानते हैं R बराबर रो L अपॉन ए होता है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, कैपिटल L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, प्रतिरोधकता रो है, तो इसका कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है, अब विभव मापी में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो आपका I बराबर प्राथमिक परिपथ का विद्युत वाहक बल E0 बटे कुल प्रतिरोध में क्या आ जाएगा RH प्लस R हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका कोई आंतरिक प्रतिरोध दिया होगा तो वो भी यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये आपकी विभव मापी में प्रवाहित होने वाली धारा होगी। ठीक है, इसके बाद आता है विभव मापी के तार के परिता विभवांतर, यानी आपको V निकालना है, तो V बराबर क्या होता है IR, तो V बराबर हो जाएगा I, R की जगह क्या हो जाएगा रो L बटे A, I को I के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये A हो जाएगा। ठीक है, अब संतुलित लंबाई के तार का प्रतिरोध। ठीक है, यानी आपका ये जो संतुलित लंबाई है इसका प्रतिरोध कितना होगा, तो ये अपन मान लेते हैं R डैश बराबर क्या हो जाएगा रो L बटे A, ये R डैश का मान हो जाएगा, तो ये संतुलित लंबाई का क्या हो जाएगा प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं क्या कि इसमें कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, क्या होगा कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक है, तो संतुलित तार की लंबाई के परिता विभवांतर। ठीक है, संतुलित तार की लंबाई के परिता विभवांतर, तो V डैश बराबर I R डैश, तो V डैश बराबर I रो L बटे A। ठीक है, विभव मापी के सिद्धांत के अनुसार विभव मापी के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है E जो अपन को मापना है वो किसके बराबर होगा V डैश के बराबर हो जाएगा, तो E बराबर I रो L बटे A, ये समीकरण हो गया आपका कौन सा 2। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, समीकरण
एक में समीकरण 2 का भाग कर देंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग कर देंगे। ठीक है, तो इधर बता देता हूं, इधर लिख देता हूं। ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करने पर समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, E बटे V बराबर I रो स्मॉल l बटे A बटे I रो कैपिटल L बटे A से A कैंसिल, I रो से I रो कैंसिल, तो E बटे V बराबर स्मॉल l बटे कैपिटल L, ये इधर जाएगा तो E बराबर V बटे कैपिटल L इंटू स्मॉल l, जहां V बटे L बराबर के विभव प्रवणता होगी, विभव प्रवणता होगी। ठीक है, जिसका मान दिए गए परिपथ के लिए नियत होगा। अगर प्राथमिक परिपथ फिक्स है तो इसका जो k का मान है वो भी क्या हो जाएगा, नियत। तो E बराबर के L, तो E अनुक्रमानुपाती हो जाएगा L के। तो ये आपका क्या हो जाता है, सिद्धांत हो जाता है किसका, विभव मापी का। ठीक है, इतना समझ में आया कि विभव मापी का किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसके, विभव मापी के अनुप्रयोग की। ठीक है, विभव मापी का सिद्धांत हो गया, अब अपन बात करेंगे किसके, विभव मापी के अनुप्रयोग की। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे विभव मापी के अनुप्रयोग, विभव मापी के अनुप्रयोग। ठीक है, पहला आता है दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना में दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना में। ठीक है, माना कि दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 हैं, विभव मापी के परिता एक के पश्चात एक लगाए जाते हैं और उनके लिए संतुलन लंबाई L1 तथा L2 प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब अपन इसका आरेख बनाएंगे। तो ये आपका विभव मापी हो गया, यानी विभव मापी का तार हो गया AB। इसका ये प्राथमिक परिपथ ले लिया, यहाँ पर बड़ी बैटरी लगा दी जिसका विद्युत वाहक बल हो गया E0। यहाँ पर क्या लगा दिया, रियोस्टेट लगा दिया RH। ठीक है, यहाँ पर कुंजी लगा दी
और ये आपका परिपथ में। यहाँ पर द्वितीयक परिपथ में दो सेल लेंगे, ठीक है। एक का विद्युत वाहक बल E1 हो जाएगा, दूसरे का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो स्विच लगाएंगे, एक S1 और एक S2, और यहां से क्या कर देंगे, धारा मापी को जोड़ देंगे। एक बार S1 को बंद करेंगे, S2 को खुला छोड़ देंगे। तो जब S1 को बंद कर रहे हैं तो संतुलन लंबाई क्या हो जाएगी, L1, ठीक है। जब S2 को बंद कर रहे हैं तो आपकी जो संतुलन लंबाई हो गई वो क्या हो जाएगी, L2। कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, इस केस में कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका परिपथ हो गया, परिपथ हो गया, ये विद्युत परिपथ, ठीक है। अब सूत्र की स्थापना, सूत्र की स्थापना, ठीक है। तो विभव मापी के सिद्धांत के अनुसार, विभव मापी के सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, प्रथम सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो जो E1 होगा वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा L1 के, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ L1, ठीक है। K क्या है, आपकी विभव प्रवणता, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया। द्वितीय सेल का विद्युत वाहक बल, द्वितीय सेल का विद्युत वाहक बल, तो E2 अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, L2 के, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ L2। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर क्या हो जाएगा आपका, E1 बटे E2 बराबर K टाइम्स ऑफ L1 बटे K टाइम्स ऑफ L2। K से K कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। तो ये दोनों का अनुपात हो गया, या दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना हो गई, ठीक है। जब एग्जाम में पूछा जाता है तो आपसे क्या किस पदों में पूछा जाता है कि विद्युत आरेख बनाओ, सूत्र की स्थापना करो, उसके बाद आपका पूछा जाता है इसकी प्रेक्षण सारणी बनाओ, ठीक है। तो अगला जो हेडिंग आएगी इसी में प्रेक्षण सारणी, उसके बाद आपका क्या जाएगा, सावधानियां भी आ जाएंगी, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं पहले किसकी, प्रेक्षण सारणी, ठीक है। तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे प्रेक्षण सारणी, ठीक है। प्रेक्षण सारणी, ठीक। सबसे पहले क्रमांक, विद्युत वाहक बल E1 के लिए संतुलन लंबाई L1, ठीक है। फिर दूसरा आएगा विद्युत वाहक बल E2 के लिए संतुलन लंबाई L2। फिर लास्ट में आएगा E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रेक्षण सारणी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आती है सावधानी, ठीक है। क्या क्या आपको सावधानियां रखनी पड़ेंगी आपका किसके दौरान, प्रयोग के दौरान। तो पहली आपकी आएगी, सभी संयोजी पेंच
संयोजी पेंच अच्छे से कसे होने चाहिए, कसे होने चाहिए। ठीक है, मतलब कहीं पर भी आपका परिपथ लूज नहीं होना चाहिए, सर्किट ब्रेक नहीं होना चाहिए, अच्छे से सारे पेंच कसे होने चाहिए। ठीक है। दूसरा, धारा का प्रवाह केवल प्रेक्षण के समय किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जब आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, प्रेक्षण ले रहे हो, तभी धारा का प्रवाह करेंगे। ठीक है। सभी बैटरियों का धनात्मक सिरा एक ही बिंदु पर जुड़ा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद तीसरा अपन बात करते हैं। तीसरा आपका जो चौथा प्रिकॉशन यानी वो होगा, क्या होगा चौथा? प्राथमिक परिपथ का विद्युत वाहक बल सदैव द्वितीयक परिपथ के विद्युत वाहक बल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। ठीक। चौथा आएगा, पांचवा सुन, जॉकी को विभव मापी के तार पर रगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, आप जॉकी को विभव मापी के तार पर नहीं रगड़ना नहीं चाहिए। तो ये आपकी सावधानी होती है जब अपन सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं। किसकी सहायता से? विभव मापी की सहायता से। तो एक अनुप्रयोग हो गया किसका? विभव मापी का। अपन देख लेते हैं दूसरा अनुप्रयोग, देख लेते हैं किसका? विभव मापी का दूसरा अनुप्रयोग देख लेते हैं। ठीक है। दूसरा अनुप्रयोग आएगा, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना में। ठीक है, माना कि एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, के लिए संतुलन लंबाई L1 है तथा जब इसे प्रतिरोध बॉक्स के साथ द्वितीयक परिपथ में
द्वितीयक परिपथ में लगाया जाता है तो संतुलन लंबाई L2 होगी। ठीक है, हमने क्या किया, ये आपका विभवमापी ले लिया ए बी। ठीक है, इसमें दो परिपथ होंगे, प्राथमिक परिपथ हो गया जिसका विद्युत वाहक बल कितना हो गया, E0 हो गया। ठीक है, किससे जोड़ा, एक परिवर्ती प्रतिरोध यानी रियोस्टेट RS से जोड़ा। ठीक है, यहां पर कुंजी लगा दी के। ठीक है, ये लगा दी। अब द्वितीयक परिपथ में एक सेल जोड़ रहे हैं। ठीक है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है, विद्युत वाहक बल E है। ठीक है, अब ये क्या होगा, दो बार जोड़ा जाएगा, एक बार खुद अकेला जोड़ा जाएगा और एक बार रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर अपन दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ पर स्विच S1 लगा देते हैं, यहाँ पर स्विच S2 लगा देते हैं और यहाँ पर धारा मापी लगा देते हैं। पहली बार S1 क्लोज करते हैं, S2 ओपन रखते हैं, तो संतुलन लंबाई कितनी हो जाती है, L1। धारा मापी के लिए संतुलन लंबाई क्या हो जाती है, L1। अब दूसरी बार दोनों को बंद करते हैं, एक को बंद एक को चालू नहीं करेंगे, दोनों को एक साथ बंद करेंगे। तो उस केस में यहाँ पर विद्युत वाहक बल मिलेगा, क्या मिलेगा, विभवांतर मिलेगा। विभवांतर के लिए जो संतुलन लंबाई होगी वो L2 सेंटीमीटर होगी और विभवांतर विद्युत वाहक बल से कम होता है, इसलिए L2 L1 से क्या होगा, हमेशा कम होगा इस वाले परिपथ में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सूत्र की स्थापना। सूत्र की स्थापना। ठीक है, क्या होता है, विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, L1 सेंटीमीटर। तो विद्युत वाहक बल यानी E अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, L1 के। तो E बराबर क्या हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ L1। ठीक है, अब विभवांतर के लिए संतुलन लंबाई ठीक है क्या हो जाएगी आपकी, बराबर L2 सेंटीमीटर। तो विभवांतर क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल हो जाएगा L2 के। तो V बराबर हो जाएगा K टाइम्स ऑफ L2। हम जानते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है आपका, स्मॉल r बराबर कैपिटल R E बटे V माइनस 1। ये अपन ने डेरिवेशन किया। यहां पर E तथा V का मान रखने पर ऊपर युक्त समीकरण में E तथा V का मान रखने पर क्या हो जाएगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, E की जगह क्या हो जाएगा KL1 बटे KL2 माइनस 1। K से K कट जाएगा तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1 ये सूत्र हो जाएगा। या फिर स्मॉल r बराबर कैपिटल R L1 माइनस L2 बटे L2 ये भी आपका सूत्र हो जाएगा किसका, आंतरिक प्रतिरोध का। तो ये अपन ने क्या किया, विभव मापी की सहायता से आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लिया। अब इसमें भी क्या आते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल यानी प्रेक्षण सारणी और आपका क्या हो जाते हैं, सावधानियां आ जाती हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे प्रेक्षण सारणी। ठीक है, क्या है, प्रेक्षण सारणी। इसकी प्रेक्षण सारणी बना लो। सावधानियां वही लिख लेंगे जो आपने पिछले वाले उसमें लिखी है। ठीक है, चलो बता दूंगा, अभी चिंता मत करो। पहले अभी प्रेक्षण सारणी पे फोकस कर लेते हैं कि प्रेक्षण सारणी कैसी बनेगी। ठीक है, तो अगली हेडिंग आएगी इसमें प्रेक्षण सारणी।
प्रेक्षण सारणी। ठीक है, क्रमांक, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन लंबाई। ठीक है, उसके आपका आएगा विभवांतर के लिए, ये L1, विभवांतर के लिए संतुलन लंबाई L2। यहां पर प्रतिरोध बॉक्स का मान, वैसे कई लोग इसको पहले लिख लेते हैं बॉक्स का मान। ठीक है, तो इसको आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा R ओम, फिर स्मॉल r बराबर कैपिटल R, L1 बटे L2 -1। ठीक है, ये आपकी प्रेक्षण सारणी होगी 1 2 3। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी सावधानियां क्या होंगी, सावधानियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगली हेडिंग लिखेंगे सावधानी, सावधानियां। पहला, समस्त संयोजी पेंच अच्छे से कसे होने चाहिए। धारा केवल प्रेक्षण के समय प्रवाहित होनी चाहिए। सभी सेलों के धनात्मक सिरा एक ही बिंदु पर जुड़े होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक परिपथ का विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ के विद्युत वाहक बल से ज्यादा होना चाहिए। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, जॉकी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए। ये जरूर लिखना, बाकी वाले को इसे छोड़ देना, ये जरूर लिखना है जॉकी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए। तो ये हो गए आपके क्या अनुप्रयोग हो गए, किसके, आपके विभव मापी के। ठीक है, अब इसके बाद अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि भाई विभव मापी का तार किसका बना होता है, क्यों बना होता है। ठीक है, उसके बाद विभव मापी और वोल्ट मीटर में कौन श्रेष्ठ होता है, विभव मापी की तार की लंबाई ज्यादा क्यों होनी चाहिए, विभव मापी और वोल्ट मीटर में अंतर। उसके बाद आप क्या आएंगे, धारा के ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इतना आप पढ़ लेंगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल पूछ लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।